नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। पानी की टंकी में मिलाया कीटनाशक, 28 बच्चे बीमार। लांजी क्षेत्र अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला साटरा का है मामला। 28 छात्र छात्राएं दूषित पानी पीने से हुई बीमार। पीने के पानी की टंकी में कीटनाशक पदार्थ की आई गंध। 3 बच्चों की हालत है गंभीर। मामले की जांच के दिए गए हैं आदेश। अब तक प्रोत्साहन से वंचित है मूर्तिकार। दाम नहीं फिर भी प्रतिमा निर्माण में जुटता है पूरा परिवार। भगवान प्रतिमा निर्माण की कला में जुट जाता है परिवार। मूर्तिकारों को शासन से प्रोत्साहन की जरूरत। जिला चिकित्सालय में हेल्प डेस्क का होगा निर्माण। जानकारी के अभाव में मरीजों को पड़ता है भटकना। अब हेल्प डेस्क करेगी समाधान, देगी मरीजों को जानकारी। बालाघाट शहर से लगे ग्राम कनकी में एक मोबाइल दुकान में रखा हुआ मोबाइल अचानक युवक के हाथ में फट गया। गनीमत रही कि इस घटना में युवक को कोई चोट नहीं आई और जैसे ही मोबाइल फोन फटा युवक ने मोबाइल को फेंक दिया। घटना सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है। मोबाइल फटने से वहां मौजूद अन्य लोग भी सहम गए। जानकारी के अनुसार ग्राम कनकी में बंटी लिल्हारे की मोबाइल दुकान है जो मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य करता है। उसने बताया कि उसे कस्टमर का फोन आया कि मोबाइल की बैटरी चेंज करना है। उसने जैसे ही मोबाइल की बैटरी निकाली वैसे ही मोबाइल फोन फट गया और उसने तुरंत मोबाइल को फेंक दिया, जिस वजह से कोई बड़ी दुर्घटना घटित नहीं हो पाई। वहीं मोबाइल दुकान में खड़े अन्य लोग भी इस घटना से सहम गए। महज 15 सेकंड का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। दुकानदार ने अपील करते हुए कहा है कि अगर किसी का भी मोबाइल की बैटरी फूल गई है तो तुरंत किसी मोबाइल दुकान में जाकर उसे चेक करवाएं और दुर्घटनाओं से बचें। कस्टमर का फ़ोन आया हुआ था बैटरी चेंज करने, सडनली बैटरी को खोलना हुआ और एकदम बैटरी ब्लास्ट हो गई। इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपको या आपकी दुकान में? इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसी बैटरी ब्लास्ट हुई वैसे बैटरी को मैंने बाहर रिमूव कर दिया। भाई मान से निवेदन है कि कृपया जब जैसे आपकी बैटरी फूलने दिखती है या फिर फूलने से लगती है कि आपकी मोबाइल की बैटरी फूल चुकी हो, आप इसके किसी भी शॉप में जाकर तुरंत चेक करवा लें, ताकि जो हादसा मेरे साथ हुआ वो कभी आपके साथ ना हो भविष्य में। दिलीप भटेरे शासकीय कला व विज्ञान महाविद्यालय किरनापुर में पदस्थ अतिथि विद्वान पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें महाविद्यालय से निष्कासित किए जाने के विरोध में 18 अगस्त को सैकड़ों की संख्या में महाविद्यालयीन छात्रों ने महाविद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए किरनापुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग है कि अतिथि विद्वान व्याख्याता को यथावत रखा जाए। जानकारी के अनुसार दिलीप भटेरे शासकीय कला व विज्ञान महाविद्यालय किरनापुर में पिछले 8 वर्षों से हिंदी साहित्य के लिए अंजुम आरा खान अतिथि विद्वान के रूप में पदस्थ रही हैं। लेकिन 16 अगस्त 2022 को महाविद्यालय की प्राचार्य सुनीता जैन द्वारा नियम विरुद्ध एवं बेबुनियाद आरोप लगाते हुए अंजुम आरा खान को निष्कासित कर दिया। निष्कासन की खबर लगते ही महाविद्यालय किरनापुर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों छात्रों द्वारा प्राचार्य के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया गया है, जहां आज सैकड़ों छात्रों ने नारेबाजी के साथ एसडीएम निकिता मंडलोई एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष राणा कल्याण सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्राचार्य द्वारा अंजुम आरा खान पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें जल्द बहाल करते हुए महाविद्यालय में यथावत रखा जाए। यह हमारा है कि हमारी जो डॉक्टर आर अंजुम खान मैम है उन्हें फिर से हिंदी साहित्य में पढ़ाने के लिए पदस्थ किया जाए, इसलिए हमने आवेदन पारित किया। क्या हो गया था उनके साथ? तो उन्हें बेबुनियाद आरोप के साथ में कॉलेज से निकाला गया है। कौन ने निकाला? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो मैम ने बताया हमें पता चला कि मैम को कॉलेज से निकाल दिया गया, तो इसलिए हमने थोड़ा सा अपनी ओर से कोशिश कर रहे कि मैम को फिर से पदस्थ किया जाए। पुनः फिर से जी। आपको बता दें कि महाविद्यालय किरनापुर में 12 मार्च 2020 को सुनीता जैन प्राचार्य के रूप में पदस्थ हुई हैं। तब से महाविद्यालय विवादों में रहा है, फिर चाहे वह महाविद्यालय की छात्राओं या महाविद्यालय में पदस्थ अतिथि विद्वानों के साथ बुरा बर्ताव करने का ही मामला क्यों न हो। सड़क में मवेशी के अचानक आ जाने के कारण एक वाहन मवेशी से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान सामने से आ रहे मोटरसाइकिल चालक भी अनियंत्रित होकर पलटे वाहन से टकरा गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। घटना 18 अगस्त की दोपहर रूपझर थाना अंतर्गत ग्वारी टोला की है।
जिसमें समरू टेकाम, सतवंती मरकाम, 9 वर्षीय बसंती मरकाम और 5 वर्षीय सूर्या मरकाम, रमेश उइके, प्रमिला पति रमेश उइके और तृप्ति उइके के घायल होने पर उन्हें वाहन से अस्पताल लाया गया और भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि रूपझर थाना अंतर्गत समनापुर ग्वारी टोला निवासी समरू टेकाम बहन सतवंती और भांजी बसंती भांजे सूर्या को लेकर बोदी से घर लौट रहा था। इस दौरान गांव से ही कुछ दूरी पर सड़क पर एक मवेशी के आ जाने से उसका वाहन टकरा गया, जिससे इनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। इसी बीच सामने से एक अन्य मोटरसाइकिल में रमेश उइके, पत्नी प्रमिला और बेटी तृप्ति आ रहे थे। रमेश से एकाएक सामने घटना से वाहन का नियंत्रण खो गया और वो भी अनियंत्रित होकर पलट गया, मोटरसाइकिल से जाकर टकरा गया, जिससे उनका वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के बाद ग्रामीण दौड़े और डायल 100 को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वाहन की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का उपचार चल रहा है। बाइक से क्या हुआ था? यहाँ पे ढोंडी से आ रहे थे हाँ कमलापुर। हाँ तो कैसा एक्सीडेंट किया क्या मालूम, मेरा भांजा चला रहा था। अच्छा, बैल आ गया था बोलते गाड़ी के सामने, कैसे हुआ था? 2 गाड़ी एक साथ एक्सीडेंट हुई? तो पीछे से आ रहे थे बोलते हैं, तो वो भी चढ़ा दिया गाड़ी के ऊपर। तो 2 गाड़ी गिरी क्या? और 2 गाड़ी से गिरे हैं ना, वो अलग अलग हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसी भाव के साथ 19 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मुख्यालय सहित पूरे जिले में भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। बालाघाट मुख्यालय सहित पूरे जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर घरों में भक्तगण भक्तिभाव से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा विराजित कर उनका विधि विधान से पूजन अर्चन कर मध्य रात्रि में उनका जन्मोत्सव मनाएंगे और 20 अगस्त को प्रतिमा का विसर्जन कर भगवान श्री कृष्ण को विदाई दी जाएगी। बालाघाट मुख्यालय में कुम्हार वर्ग के मूर्तिकार और उनका पूरा परिवार दशकों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेशोत्सव और दुर्गा उत्सव में प्रतिमा का निर्माण करते चला आ रहा है, जिसमें पूरा परिवार जुटा रहता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब दाम नहीं मिलता है, जबकि इस वर्ष एक बार फिर प्रतिमा निर्माण करने वाले कलाकारों को महंगाई का सामना करना पड़ा। मूर्तिकार अशोक की माने तो ये उनका पारंपरिक कार्य है और विगत 50 सालों से वो और उनका पूरा परिवार मूर्ति कला से जुड़ा है। लेकिन आज भी प्रतिमा निर्माण में लगने वाले सामान और कलाकारों एवं परिवार के सदस्यों की मेहनत के बावजूद उन्हें आर्थिक लाभ नहीं हो पाता है, लेकिन वो अपनी परंपरा को निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिमा निर्माण में जो मेहनत और दाम लगता है उसके एवज में मिलने वाला लाभ कम होता है। बावजूद इसके इस काम को हम नहीं छोड़ रहे हैं और परिवार सहित अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। भैया आपका नाम बताइए। आप, मेरा नाम है अशोक कोटंगले। कितने वर्षों से आप मूर्ति का व्यापार कर रहे हैं? मैं कम से कम नहीं तो अभी 50-55 साल से कर रहा हूँ। अच्छा बताएंगे, अभी जो हाल ही में GST लगाई गई थी शासन के द्वारा बहुत सारी सामग्रियों पे, तो मूर्ति बनाने के लिए जो जो चीज़ की अपने को आवश्यकता पड़ती है, तो क्या उसमें रेट में बढ़ोतरी हुई है? नहीं, उसमें तो बढ़ोतरी नहीं हुई। हमारा जो पुराना रेट चल रहा है वो चल रहा है, बाकी सामानों में बढ़ोतरी आ गई है। जैसे कौन कौन से सामान आपको लगते हैं? पैरा सुतली हो गए, खीले हो गए, तुम्हारे कलर हो गए, और भी बहुत सारा ऐसा सामान है जिसमें कि हमको हर चीज़ में पैसे ही ज़्यादा लगते आ रहा है। रेट कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है हमारे, और हमारे जो मूर्ति के जो रेट है वही लेवल पे चल रहे हैं 2 साल से। मतलब यानी आपको अब बनाने में ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, लेकिन आपको उस लायक रेट नहीं मिल पा रहा है। उस लायक हमारी मेहनत का रेट नहीं मिल रहा है उस टाइम। कितने में अभी एक छोटी एवरेज कन्हैया जी की मूर्ति आप बेच रहे हैं? हम 150 रुपये के हिसाब से ज़्यादा 1200-1500 की बेचते, बस उससे ज़्यादा पैसे ग्राहक देता नहीं है, फिर महंगा लगता है करके। मतलब मार्जिन आप लोगों का कम है, मार्जिन बहुत कम है। यानी मेहनत के हिसाब से मार्जिन हमारी बहुत कम है, क्योंकि पूरा परिवार करता है उसमें। पुराता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन धंधा है हमारा, खानदानी, हमको करना पड़ता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों द्वारा घरों में विराजित की जाने वाली प्रतिमाओं को कलाकारों द्वारा विक्रय के लिए लाया गया था, जिसमें मनोहारी और आकर्षक प्रतिमा का क्रय कर भक्तगण भक्तिभाव से भगवान को घर में विराजित करने अपने साथ लेकर गए। वहीं आज भी भक्तगण भगवान की प्रतिमा को घर पर विराजित करने के लिए लाने पहुंचेंगे।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास की अष्टमी तिथि को आधी रात और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस कारण से प्रतिवर्ष भादो मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। क्योंकि इस वर्ष रक्षाबंधन की तरह जन्माष्टमी को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। हालांकि हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार या व्रत तिथि के आधार पर मनाया जाता है। ऐसे में उदया तिथि में अंतर आने की वजह से व्रत त्योहारों में दिनों का फर्क हो जाता है। अष्टमी तिथि 18 अगस्त को रात 9:21 से शुरू होकर 19 अगस्त को रात 10:59 पर समाप्त हो रही है, जिसके चलते इस साल जन्माष्टमी का कहीं 18 अगस्त को तो कुछ जगहों पर उदया तिथि के आधार पर 19 अगस्त को भी मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रात के 8वें मुहूर्त में हुआ था। अष्टमी तिथि की उदया तिथि 19 को है। ऐसे में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव 19 अगस्त को मनाना ज्यादा अच्छा है और इसके तहत ही जिले में 19 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी या जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। बालाघाट में प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास देखने को मिलता है। इस वर्ष भी 19 और 20 अगस्त को बालाघाट शहर गोकुल धाम के रूप में नजर आएगा। सिद्धपीठ प्राचीन कृष्ण मंदिर में जन्मोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। श्री कृष्ण मंदिर के पुजारी साकेत शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 100 साल पुराने कृष्ण मंदिर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 अगस्त को सुबह अभिषेक आरती, वैदिक मंत्रोच्चार से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार, दोपहर 4 से रात 8 बजे तक भक्तों का दर्शन, सुंदरकांड, भजन और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसके तत्काल बाद जय जवान जय किसान युवा मंडल द्वारा मटकी फोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को भी मंदिर में भक्तगण भगवान के दर्शनार्थ पहुंच सकते हैं। वहीं घरों में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को विराजित किया जाएगा और दूसरे दिन 20 अगस्त को सरोवरों में इसका विसर्जन होगा, जिसके लिए मूर्तिकारों द्वारा प्रतिमा का निर्माण कर उसे सजाया और संवारा जा रहा है ताकि प्रतिमा आकर्षक लगे। जी बताइए, कितने वर्ष पुराना मंदिर और क्या मान्यता है मंदिर? मंदिर तकरीबन 100 साल पुराना और हम लोग यहाँ पिछली 3 पीढ़ी से सेवा कर रहे हैं और इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जो कि उदया तिथि के रूप में मनाई जाएगी। क्या क्या आयोजन होगा कृष्ण जन्माष्टमी में? जैसे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सुबह भगवान का अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के बाद आरती की जाएगी। आरती के बाद भगवान का श्रृंगार किया जाएगा वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ और गणपति सर्वश्रेष्ठ के मंत्र किए जाएंगे। उसके बाद भगवान का श्रृंगार हो जाने के बाद दोपहर 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक के भगवान के दर्शन के लिए पट खोल दिए जाएंगे, क्योंकि दर्शनार्थियों को दर्शन हो सके। 4 से 8 बजे तक के पट 4 से 8 बजे के बाद फिर पट लगा दिए जाएंगे। उसके बाद 8 बजे यहाँ सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। सुंदरकांड का पाठ हो जाने के बाद भजन होएगा। भजन हो जाने के बाद रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म हो जाने के बाद महाआरती होएगी। महाआरती होने के बाद सामने जय जवान जय किसान द्वारा मटकी फोड़ी जाएगी 12 बजे। और उसके अलावा दूसरे दिन? उसके अलावा यही है कि अपने जो वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ पूजा पाठ होती है वही चलता रहेगा और दर्शनार्थी आते रहते हैं, दर्शन करने आते रहते हैं। बारिश के दौरान हनुमान चौक में जल भराव और बस स्टैंड में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि और पार्षदों ने आज हनुमान चौक के व्यापारियों के साथ बैठक की और इस दौरान हनुमान चौक और बस स्टैंड के स्थायी समाधान को लेकर चर्चा में हल निकालने की बात कही जा रही है। इस दौरान नवागत नगर परिषद के अध्यक्ष, प्रतिनिधि और पार्षदों ने व्यापारियों को बताया कि जब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे पदस्थ थीं तो उन्होंने सड़क के अंदर से नाले की सफाई करवाई थी, जिसके बाद से अब तक नाला सफाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते ही पानी की निकासी न होने के कारण हनुमान चौक पर जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे राहगीरों के साथ ही व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुकानों के सामने पानी भर जाने से ग्राहक भी प्रभावित होती है। इस पर अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरजीत सिंह ठाकुर, पार्षद कमलेश पांचे समेत अन्य ने जल्द ही जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की बात कही है, जिससे कि राहगीर और व्यापारियों को परेशान ना होना पड़े। प्रतिनिधि मौलाना सुरजीत सिंह ठाकुर जी के साथ बस स्टैंड का भ्रमण किया गया, जो वहाँ पर जितनी भी साफ़ सफाई थी तो साफ़ सफाई के विषय में लेकर के पूरे व्यापारी और बस स्टैंड के संचालक के साथ बैठकर इनको सुझाव दिया गया है कि
यहाँ पे किसी प्रकार का कोई गंदगी और बस वगैरह न धुले। और जल भराव को लेकर के आज हनुमान चौक में सभी व्यापारी भाइयों के साथ बैठकर चर्चा किया गया है कि कम से कम जो नाले की सफाई को लेकर के पूरी सफाई व्यवस्था की जा रही है अध्यक्ष महोदय के साथ और पूरे पार्षद को लेकर साथ में। जिला चिकित्सालय में बढ़ती मरीजों की संख्या और उनके उचित उपचार के लिए अब जिला चिकित्सालय में हेल्प डेस्क का निर्माण होने जा रहा है, जो कि जिला चिकित्सालय में पहुंचने वाले मरीजों के लिए मददगार साबित होगा। ये हेल्प डेस्क न केवल मरीजों को उनके चिकित्सक तक पहुंचाने के लिए मदद करेगी, बल्कि स्ट्रेचर सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। इस संबंध में जिला चिकित्सालय के आरएमओ अरुण लांजेवार ने बताया कि जिला मुख्यालय में शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा है। 500 बेड के संचालित अस्पताल में जिले के साथ ही सिवनी जिले से भी लोग उपचार कराने पहुंचते हैं, लेकिन कौन सी बीमारी की ओपीडी कहां है और कौन सा चिकित्सक कहां उनका उपचार करेगा, इस बात की जानकारी मरीज को ना होने के कारण उसे ओपीडी और चिकित्सक की तलाश के साथ ही जाँच के लिए परेशान होना पड़ता है। और कई बार तो त्वरित उपचार की आस में मरीज निजी अस्पताल भी चले जाते हैं, लेकिन अब मरीजों को ऐसी स्थिति को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा और अब मरीजों की हमदर्द हेल्प डेस्क बनेगी, जो उन्हें ओपीडी के लिए उपचार पर्ची, भर्ती पर्ची, ओपीडी क्रमांक के साथ ही कौन सा चिकित्सक उसका उपचार करेगा इसके लिए उनकी मदद करेगी। इतना ही नहीं, त्वरित उपचार के लिए मिलने वाले स्ट्रेचर, व्हील चेयर भी हेल्प डेस्क में उपलब्ध होंगे। जिला अस्पताल प्रबंधन ने हेल्प डेस्क के लिए उपयुक्त स्थान आरएमओ कक्ष को चुना है, जिससे हेल्प डेस्क के लिए संपूर्ण तैयारी की जा रही है। बता दें कि जिला अस्पताल में करीब 500 मरीज रोजाना पहुंचते हैं, जिनमें से 300 से लेकर 350 मरीजों को भर्ती किया जाता है। शासन के आदेश अनुसार अभी सभी जिला अस्पतालों में हेल्प डेस्क का गाइडलाइन आई है कि सभी जिला अस्पताल में हेल्प डेस्क होनी चाहिए। हेल्प डेस्क का क्राइटेरिया ये होता है कि एक नॉमिनेटेड व्यक्ति हेल्प डेस्क में बिठाया जाता है, उसे अस्पताल की पूर्ण जानकारी होती है, उसके पास एक बुकलेट भी रखी होती है, उसे ये पता होता है कि सिटीजन चार्टर के अकॉर्डिंग, सिटीजन चार्टर ये होता है कि जो भी मरीज आ रहा है, जो भी इस अस्पताल में व्यक्ति आ रहा है, उसे जो काम है, जैसे तकलीफ़ है किसी तरह की, एडमिट होना है या ओपीडी में दिखाना है, किसी चिकित्सक से सलाह लेनी है या कोई टेस्ट करवाना है, तो वो सारी जानकारी हेल्प डेस्क में बैठने वाला नॉमिनेटेड व्यक्ति को पता होगा। जनरली क्या होता है कि कोई व्यक्ति अस्पताल में मरीज आता है या मरीज के साथ में कोई व्यक्ति आता है, तो उसे ये नहीं पता होता है कि पर्ची कहाँ कटनी है, उसे हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाना है तो मुझे कहाँ जाना है, उसे मेडिकल विशेषज्ञ को दिखाना है तो मुझे कहाँ जाना है, उसे गायनिक स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना है तो उसे कहाँ जाना है, उसे डायलिसिस करवाना है तो कहाँ जाना है, और अगर किसी वार्ड में जाना है या किसी दांत वाले डॉक्टर को दिखाना है तो उसे कहाँ जाना है। तो सरकार मतलब माननीय शासन महोदय की तरफ से जो अभी जो क्राइटेरिया आया है हेल्प डेस्क का, तो उस हेल्प डेस्क के थ्रू उसे भी पता चल जाएगा कि उसे ओपीडी पर्ची कहाँ बनवानी है, उसे कहाँ जाना है। तो वो जितना देर उसे ओपीडी पर्ची कटवाने में और पूछने में समय व्यर्थ होता है वो नहीं होगा। हेल्प डेस्क का मतलब ये है। तो अभी जो नई गाइडलाइन आई है कि अस्पताल में, जिला अस्पतालों में हेल्प डेस्क होनी चाहिए, उसका निर्माण किया जाए। तो जिला अस्पताल के बिल्कुल ओपीडी कक्ष के बाजू में ही हेल्प डेस्क कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। वो जल्दी ही अगले 1 सप्ताह के अंदर हेल्प डेस्क सुचारू रूप से संचालित होगा और माननीय सिविल सर्जन महोदय के आदेशानुसार उसे हम जल्दी चालू कर देंगे और उसे वो जानकारी होगी, वहाँ पर बैठने वाले नॉमिनेटेड व्यक्ति को जानकारी होगी, अस्पताल में जो भी सुविधाएँ हैं, शासन की सुविधाएँ, उसे वो आराम से बता। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज़।